Welcome to physics tutorial. In last lecture, we discussed the concept of state of motion, state of rest, and relative parameters. आज स्टूडेंट हम जो डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में वो है आपका काइनेमैटिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। सवाल ये है काइनेमैटिक्स की, अगर हम लोग बात करते हैं काइनेमैटिक्स, तो काइनेमैटिक्स अगर आपसे पूछा जाए कि ये काइनेमैटिक्स, क्योंकि ये वर्ड इसके पहले भी आपने यूज किया है आपके 9th 10th स्टैंडर्ड काइनेमैटिक्स, तो काइनेमैटिक्स क्या है ये पहले हमें समझना है, ठीक है। काइनेमैटिक्स, तो स्टूडेंट्स काइनेमैटिक्स होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। काइनी जो होता है ये कहलाता है मोशन, और मैटिक्स जो है स्टूडेंट ये होता है मैथ्स। मतलब काइनेमैटिक्स का मतलब होता है मोशन की मैथमेटिक्स। अब मोशन की मैथमेटिक्स अगर हमें समझनी है तो हमें ढेर सारे वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स की बात करें, मोशन को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हमारे पास वेरिएबल्स चाहिए होंगे उसको एक्सप्लेन करने के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं पैरामीटर्स ऑफ मोशन। पैरामीटर्स ऑफ मोशन। अब ये पैरामीटर्स ऑफ मोशन क्या है उसे हम लोग अभी आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड ढेर सारे छोटे मोटे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, जिसे न्यूमेरिकल कहते हैं, जो आपको हेल्प करेगा, आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी को एनहांस करेगा। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेमैटिक्स को और उससे रिलेटेड पैरामीटर्स को। हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम डिस्कस कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन मोशन। हम ये कहना चाहते हैं, लास्ट लेक्चर में देखा था कि वहाँ हमने वन डायमेंशन टाइप्स ऑफ मोशन देखा था, कोऑर्डिनेट एक्सिस जब पढ़ा था उस समय हमने देखा था टाइप्स ऑफ मोशन, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन होते हैं। क्लियर? तो हमारा जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट रहेगा स्टूडेंट्स वो रहेगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो होता है इसी का दूसरा नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर? इसी को कहते हैं वन डायमेंशन मोशन। तो हमारा पूरा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो वन डायमेंशन मोशन से जुड़ा हुआ रहेगा। क्लियर? अच्छा, अब काइनेमैटिक्स की बात की जाए तो सबसे पहले काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है? ओके डियर स्टूडेंट्स, काइनेमैटिक्स होता है, काइनेमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। इस वर्ड को मैं यहाँ थोड़ा मार्क कर देता हूँ, ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सो काइनेमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the description of motion of the object without considering the cause of motion। तो काइनेमैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? तो काइनेमैटिक्स में हम लोग मोशन के डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। इसका मतलब है स्टूडेंट, हम मोशन किसकी वजह से हुआ इसको हम लोग काइनेमैटिक्स में डिस्कस नहीं करते हैं, हम मोशन को सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं काइनेमैटिक्स में। अब यहाँ ये वर्ड आया हुआ है मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स क्या है स्टूडेंट्स? तो मैकेनिक्स को अगर शॉर्ट में समझा जाए तो हम यही कहेंगे, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन द बॉडीज और ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है मैकेनिक्स जिसमें हम लोग मोशन को डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ फोर्स, किसी बॉडी पे जो फोर्स लगता है तो उस फोर्स के इफेक्ट को, उस बॉडी पे पड़ने वाला इफेक्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं, उसे कहते हैं मैकेनिक्स। तो ओवरऑल अगर हम समझे काइनेमैटिक्स में हम लोग मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, ये आप जान लीजिए। अब सवाल है स्टूडेंट्स, काइनेमैटिक्स को अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं
डिटेल में समझेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन क्या होता है इसको हम लोग जरा समझते हैं। तो चलिए आइए जरा। सो स्टूडेंट, काइनेमैटिक्स इज नथिंग बट डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। अब मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो मोशन जब होता है तो उसके कुछ पैरामीटर्स हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि इसका पैरामीटर्स ऑफ मोशन, सो पैरामीटर्स ऑफ मोशन, जिसे आप वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, जिसका यूज करके हम लोग मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं या मोशन की मैथमेटिक्स को समझ सकते हैं। अब ये पैरामीटर्स क्या क्या है स्टूडेंट्स? तो आइए सबसे पहला जो पैरामीटर हम लोग यहाँ कहेंगे उसे कहते हैं डिस्टेंस। इसी के साथ एक और वर्ड आता है, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। दूसरे पैरामीटर की तरफ बढ़ते हैं। ये पैरामीटर होता है स्पीड। एक और टर्म आती है वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी जो है ये इसका दूसरा पैरामीटर है स्टूडेंट्स। तीसरे पैरामीटर की तरफ बढ़ते हैं जो एक्सेलरेशन कहलाता है। And last parameter is time. तो स्टूडेंट्स ये है पैरामीटर्स ऑफ मोशन। इन पैरामीटर्स को यूज करके हम मोशन की मैथमेटिक्स समझ सकते हैं और मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अब हम लोग वन बाय वन एक एक पैरामीटर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ लेने जा रहा हूँ डिस्टेंस। तो समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है और उसके बाद फिर देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। आइए, मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। ए पॉइंट, पहले पॉइंट को ए बोला गया, दूसरे पॉइंट को बी बोला गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ए से बी तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं, तो आप कहेंगे एक रास्ता ये भी हो सकता है। जस्ट लुक एट इट स्टूडेंट्स, दिस इज वन वे बाय विच वी कैन रीच पॉइंट बी फ्रॉम ए। ओके, इसे फर्स्ट पाथ कह सकते हैं। फर्स्ट पाथ ये वो रास्ता है जहां से आप पॉइंट बी तक रीच कर सकते हो। अब क्या मैं कह सकता हूं एक ये भी तो हो सकता है पाथ, ये मेरा सेकंड पाथ है जिसका यूज करके मैं बी तक रीच कर सकता हूं। अब इसमें मैं आपको ये कहना चाहूंगा ये मेरा इनिशियल पोजीशन है। और ये वाली जो पोजीशन है इसे मैं फाइनल पोजीशन कह सकता हूं। अब इस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में हमें यहां दो रास्ते दिख रहे हैं। साथ ही साथ एक और रास्ता ये हो सकता है जो बिल्कुल ए से बी तक पहुंचता है। ये मेरा थर्ड पाथ कहलाता है, इसे मैं थर्ड पाथ कह रहा हूं। अब स्टूडेंट्स यहां अगर हम लोग बात करते हैं, ये एग्जांपल आप देख लीजिए। यहां पे हमने इनिशियल पोजीशन ए मान रखी है, इसको आप इसे ए पॉइंट मान लीजिए, ये आपका बी पॉइंट है। तो इस केस में ए से बी तक जाने के लिए तीन रास्ते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस जो होता है वो होता है the actual path length covered by a body। अगर कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है तो उस केस में जो डिस्टेंस कहलाता है वो कहलाता है the actual path length covered by a body। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, डिस्टेंस क्या होता है तो हम लिख सकते हैं इसे कहा जाता है
एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी, उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक्चुअल पाथ लेंथ कितना होगा, तो सी गाइस यहाँ 3 रास्ते हैं। अगर मैं इस रास्ते से मूव करते हुए बी पे गया तो इस रास्ते की जो लंबाई होगी दैट विल बी द डिस्टेंस। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर मैं इस रास्ते से मूव करता हुआ बी तक पहुंचता हूं तो इस रास्ते की जो लंबाई होगी वो भी तो डिस्टेंस ही कहलाएगी। एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, अगर मैं इस रास्ते से जाता हूं तो ये मेरा डिस्टेंस कहलाएगा, अगर मैं इस रास्ते से जाता हूं तो ये भी मेरा डिस्टेंस कहलाएगा। लाइकवाइज अगर मैं इस रास्ते से जाता हूं तो ये भी तो मेरा डिस्टेंस कहलाएगा। सो द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। तो यहां पे डिस्टेंस तो 3 है, डिस्टेंस 3 है आपकी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों डिस्टेंसेस। तो अगर आपसे पूछा जाता है इस एग्जांपल में कि डिस्टेंस बताइए, तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये डिस्टेंस है, ये नहीं है, ये नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते। ये तीनों के तीनों डिस्टेंसेस है। अगर आप इस रास्ते से जाते हो तो ये आपका डिस्टेंस होगा, अगर आप इस रास्ते से मूव करते हुए यहाँ पहुंचते हो तो ये आपका डिस्टेंस कहलाएगा, और अगर आप इस बीच वाले रास्ते से मूव करते हुए फाइनल पोजीशन तक पहुंचते हो तो आपका ये वाला जो है ये डिस्टेंस कहलाता है। तो आपका जो डिस्टेंस है वो तीनों के तीनों को हम लोग कहेंगे कि डिस्टेंस। क्लियर? तो ये हो गया डिस्टेंस। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट बताइए तो आप क्या करेंगे? आइए जरा इसको भी समझ लेते हैं। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो उस केस में हम कौन से डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट मानेंगे? सुनिए, डिस्टेंस तो सारे के सारे रास्तों को हमने डिस्टेंस मान लिया, पाथ लेंथ जो एक्चुअल पाथ लेंथ कहलाती है वो डिस्टेंस कहलाती है। लेकिन स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सबसे छोटा जो डिस्टेंस होता है, सबसे छोटा डिस्टेंस जो होता है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सबसे छोटा, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। The smallest distance from initial to final position is called as displacement. Smallest distance. तो smallest distance, अब अगर इस सिनेरियो को अगर देखते हैं हम लोग, हमारा A जो है इनिशियल पोजीशन है, B हमारा फाइनल पोजीशन है, और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा हो सकता है, सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होगा, तो आपका आंसर होगा ये बीच वाला रास्ता जो है वही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन वही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है, सबसे शॉर्टेस्ट यही है। अगर मैं इसकी जगह एक और रास्ता बना हूं, जैसे कि अगर मैंने ये रास्ता भी बना दिया, इसको मैं फोर्थ पाथ कह देता हूं, तो ये रास्ते से अगर मैं यहां तो पहुंच सकता हूं, ये डिस्टेंस जरूर कहलाएगा, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वो होता है जो सबसे छोटा रास्ता होता है, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसके बीच का? तो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच का। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स, हमने यहां लिखा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो वो डिस्प्लेसमेंट जो होगा इस केस में पाथ नंबर 3 को डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा, और डिस्टेंस तो सारे के सारे डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो सारे के सारे डिस्टेंस है। क्लियर? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन आप मेरा ध्यान रखिए। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी। तो एक्चुअल पाथ, अगर मैं इस रास्ते से जा रहा हूं तो ये मेरा एक्चुअल पाथ हो गया, तो ये भी डिस्टेंस कहलाएगा। इस रास्ते से जा रहा हूं तो ये भी मेरा एक्चुअल पाथ है फाइनल पोजीशन तक पहुंचने का, तो ये भी मेरा डिस्टेंस कहलाएगा। लाइकवाइज इस रास्ते से जाऊं तो ये भी डिस्टेंस कहलाएगा, इस रास्ते से यहां जाऊं तो ये भी डिस्टेंस कहलाएगा। मतलब ये सारे के सारे डिस्टेंसेस हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट वो होता है जो इन दोनों के बीच का सबसे छोटा रास्ता होता है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट।
क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की छोटी सी डेफिनेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कुछ नहीं हो रहा। अब देखने जा रहे हैं हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंसेस। आइए स्टूडेंट्स समझते हैं इसको। हमने समझा कि डिस्टेंस होता है द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी। वहीं अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अब इनके बीच के थोड़े मोटे बेसिक डिफरेंसेस हमें समझने चाहिए बिकॉज ये हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो आइए सबसे पहला पॉइंट यहाँ डिस्टेंस के केस में समझते हैं कि डिस्टेंस जो होती है स्टूडेंट्स, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है स्टूडेंट्स। वहीं अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट की, वो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं। वेक्टर शॉर्ट में अगर बोलूं, हम इसमें फिजिक्स में आगे डिस्कस करेंगे स्केलर एंड वेक्टर अलजेब्रा डिस्कस करते हैं बिकॉज फिजिक्स में वेक्टर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग 11 के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए शॉर्ट में स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी कहलाती है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो वहीं हम लोग बात करें वेक्टर क्वांटिटी की तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी मानी जाती है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो उस क्वांटिटी को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है और यही वजह है कि आपकी डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। दूसरे पॉइंट की तरफ अगर बढ़े तो हम कहते हैं इट इसका यूनिट कहा जाता है। इसे एक्सप्रेस की बात करें तो डिस्टेंस को जब भी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो हम लोग उसका जो यूनिट मानते हैं उसे कहते हैं मीटर। जनरली डिस्टेंस को मीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। इसके और भी कई सारे यूनिट होते हैं, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लेकिन गाइस जो स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है वो होता है मीटर। इसको हम लोग एसआई सिस्टम में मेंशन करते हैं। एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एसआई सिस्टम के हिसाब से डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है मीटर में। क्लियर? और सेंटीमीटर इन केस ऑफ सीजीएस सिस्टम। सेंटीमीटर भी इसका एक यूनिट है जो सीजीएस सिस्टम में यूज किया जाता है। मीटर एसआई सिस्टम में याद रखिए जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो हमने मीटर में इसे एक्सप्रेस करना है। आइए यहाँ पे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को भी एक्सप्रेस किया जाता है मीटर में। सो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग मीटर में एक्सप्रेस करते हैं एसआई सिस्टम के रिस्पेक्ट में और सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करते हैं सीजीएस सिस्टम में। तो याद रखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट जो है वो सेम है।
ओके, दीज आर द पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे दोनों के पॉइंट्स हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से कुछ डिफरेंस हो सकते हैं, कुछ सिमिलर भी हो सकते हैं। क्लियर, दोनों में सिमिलरिटीज क्या है और दोनों में डिफरेंसेस क्या है। आप ये मत समझिए कि डिफरेंस बिटवीन, इट इज नॉट डिफरेंस बिटवीन, हियर वी आर ओनली कंपेयरिंग, हियर वी आर ओनली कंपेयरिंग बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम लोग यहाँ पे वी आर मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, जब हम लोग डिस्टेंस को डिनोट कर रहे होते हैं तो हम लोग अल्फाबेट यूज करते हैं एस। तो एस इज अ डिस्टेंस, एस इज अ सिंबल ऑफ डिस्टेंस। और जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं या उसको डिनोट कर रहे होते हैं तो उस केस में हम लोग एस के ऊपर एरो लगा देते हैं। एरो इंडिकेट करता है डायरेक्शन, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मार्क इट बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बड़ी हेल्प करेगा। यहाँ देखिए, इट इज डिस्टेंस जो होता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। गाइस मार्क दिस, डिस्टेंस कभी भी पॉजिटिव होता है, वो ना ही जीरो हो सकता है और ना ही नेगेटिव हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट ऑन द कॉन्ट्ररी डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। मार्क दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। ओके, एक और पॉइंट यहां मैं मेंशन करना चाहता हूं जिसे आप इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं। ये पॉइंट मैं ये कह सकता हूं कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेवर एवर डिस्प्लेसमेंट से छोटा होगा, कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। क्लियर, नेवर एवर डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से कभी भी छोटा नहीं हो सकता है। डिस्टेंस कैन नॉट बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, तो एक पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूं कि सो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट पॉइंट वी हैव मेंशन इट कैन नॉट बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। याद रखिए, डिस्टेंस कभी भी आपका डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। बट डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस से छोटा हो सकता है या उसके बराबरी का हो सकता है। क्लियर, तो ये जो पॉइंट्स थे इट इज वर्थ नोटिंग। सी, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग न्यूमेरिकल के साथ डील कर रहे होते हैं तो ये पॉइंट्स हमें हमेशा सही सॉल्यूशन की तरफ ले जाते हैं। अगर ये कंसेप्ट हमारे क्लियर है तो हमारे आंसर्स बिल्कुल सही आएंगे। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इससे जुड़े हुए जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बेस्ड है। So students, now let's take some examples. So the very first example, in the given example, it is given a diagram. There is a semicircle or a semicircular track, and the body is moving from one end to other, right from A to B. And in the above example, they are asking the ratio of displacement and distance. Okay, so now listen, determine the ratio of displacement and distance of a body in the given example. Now listen student, body आपकी A से B तक मूव कर रही है, मतलब यहाँ से बॉडी B तक जा रही है। ओके, तो मतलब फाइनल पोजीशन जो है वो आपकी B है और इनिशियल पोजीशन है वो है A। अगर इस पूरे ट्रैक को देखा जाए तो एक सेमी सर्कुलर ट्रैक है। अब इसमें आपको बोला जा रहा है कि आप रेशो निकाल के बताइए, मतलब आपको बोला जा रहा है फाइंड द रेशो, फाइंड द रेशो। रेशो का मतलब है किसका किसके साथ, तो डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस के साथ। मतलब आपको बोला जा रहा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, ये निकालना है आपको, ये रेशो आपको निकालने के लिए बोला गया। तो आइए इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं डिस्टेंस।
तो डिस्टेंस क्या होता है? सॉल्यूशन में देखिए डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट? डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। अगर ये यहां से यहां गया तो इसे एक्चुअल पाथ लेंथ कहेंगे। तो एक्चुअल पाथ लेंथ मतलब कितना? तो ये तो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो हमें पता है कितना होता है। अच्छा पूरा अगर सर्कल होता तो सर्कमफेरेंस कितने का होता? अगर पूरा सर्कल होता तो उसका सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। मतलब अगर यहां से आप ऐसे जाते हो इधर और यहां पहुंचते हो, यहां से आप इस साइड गए और यहां पहुंचे तो आपने हाफ सर्कल कवर किया हुआ है। हाफ सर्कल अगर आप कवर करते हो तो ये हाफ सर्कमफेरेंस कहलाएगा। हाफ सर्कमफेरेंस मतलब पूरे सर्कल के सर्कमफेरेंस का हाफ। तो क्या मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू पाई आर? बोलिए स्टूडेंट्स, क्या मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस इक्वल्स टू पाई आर? क्लियर? बिकॉज पूरे सर्कल का कितना होता? अगर ये पूरा सर्कल होता तो क्या मैं बोल सकता था 2 पाई आर? 2 पाई आर का आधा पाई आर ओनली। इज इट ओके? आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब यहां डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो आपने समझना है स्टूडेंट्स कि हम कहां से कहां जा रहे हैं। हमारी इनिशियल पोजीशन है ए और हमारी फाइनल पोजीशन है बी। अब इन दोनों पोजीशन के बीच का सबसे छोटा रास्ता ढूंढना है आपने। सबसे छोटा रास्ता ही आपका डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो यहां से क्या ये छोटा रास्ता है? नहीं। क्या मैं कहूं यहां से डायरेक्ट अगर यहां गए हम लोग, क्या मैं इस डायरेक्शन से अगर यहां जाता हूं तो ये मेरा सबसे छोटा रास्ता कहलाएगा? क्या मैं इसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूं? यस, मैं इसको बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूं। तो ये वाला जो रास्ता है ये मेरा सबसे छोटा रास्ता है। आप देख सकते हो ये सर्कल का एक पोर्शन है तो ये तो रेडियस कहलाएगा। ये सेंटर है, सेंटर से लेके यहाँ का डिस्टेंस भी रेडियस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी रेडियस। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। जो मेरा सबसे छोटा रास्ता है वही मेरा डिस्प्लेसमेंट है। और मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो r प्लस r। मतलब क्या मैं कह सकता हूँ displacement will be 2r. Can I say this? Displacement will be 2r. So now मेरे पास अभी displacement भी आ गया है, distance भी आ गया है। अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। displacement upon distance आपको निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। तो therefore displacement is 2r and distance is pi r. इसमें से ये कैंसिल हो जाता है तो आपका रेशियो बन जाता है 2 by pi. This is the answer. Okay, so इस क्वेश्चन का आंसर है 2 by pi। और आप अगर देख सकते हैं तो मैंने अभी हम लोगों ने लेक्चर में देखा था कि डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। तो आपने यहाँ अगर देखा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस अगर आप करते हैं तो आपको इसका रेशियो जो है वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं मिलेगा। ये जो रेशियो है इनका जो रेशियो कभी भी 1 से बड़ा नहीं आ सकता। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता स्टूडेंट। डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस क्लियर? आइए सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। So students, this is our next example. This is our next question in which there is a man. A man moves to east by traveling 10 km distance from a origin. मान लो वो origin मतलब वो अपने घर से निकला होगा, अपने घर से इस डायरेक्शन में वो 10 किलोमीटर मूव कर रहा है। Then he moves to north by traveling 20 km distance and reaches position B. अब वो क्या कर रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन में 20 किलोमीटर ट्रैवल करते हुए बी पोजीशन पे पहुंचा। फ्रॉम देयर ही मूव्स 10 किलोमीटर अगेन टू ईस्ट। उसके बाद वो फिर ईस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है।
and reaches home और अपने घर पहुंच जाता है. Find the distance and displacement of man during the entire journey. This is the question. अब आपको ये समझना है कि a man moves to east by traveling 10 किलोमीटर distance from origin. Origin अब आप कुछ भी मान सकते हो, उसकी initial position को आप origin मान सकते हो. This is the reference point. तो आपका reference point उसका origin है. अब इसे समझने के लिए हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं. मान लीजिए ये है ओरिजिन O. यहां से मैन ने अपनी जर्नी स्टार्ट की. मैं यहाँ एक छोटी सी डायग्राम आपको बता रहा हूं. अच्छा मुझे एक बात बताइए, हमारा जो डायरेक्शन है वो क्या रहता है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. ये ओरिजिन रहता है. तो मान लेते हैं ये ओरिजिन है, इसका ईस्ट इधर आएगा, नॉर्थ ऊपर आएगा, इधर वेस्ट आएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? तो मान लेते हैं यहां से ईस्ट की तरफ बढ़ा होगा और यहां पे ये पॉइंट ए पे पहुंचा होगा. जब वो a man moves to east by traveling 10 किलोमीटर डिस्टेंस, तो मान लीजिए ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है और वो पहुंच जाता है ए पे. अब यहां से वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है और पहुंचता है बी पे. ठीक है, तो यहां से वो बी पे पहुंचा, ये पॉइंट है बी, और वो यहां से इधर मूव करता हुआ बी पे पहुंचा. ये 20 किलोमीटर ट्रैवल किया. उसके बाद बी से वो अपने घर पहुंचा. तो मान लीजिए उसका घर जो है वो सी मान लेते हैं, और वो घर कहाँ है, किस डायरेक्शन में मुड़ा? वो बी से इस डायरेक्शन में फिर से मूव किया उसने. मतलब यहां से वो सी तक पहुंचा होगा और यही उसका मकान था. दिस इज द फाइनल पोजीशन स्टूडेंट. और ये कितना है? तो उसने कहा 10 किलोमीटर फिर चला वो. तो ये है उसका एक्चुअल ट्रैक जिसके अराउंड वो मूव करता हुआ अपने घर तक पहुंचा. अब हमें बोला गया है कि इस पूरी एंटायर जर्नी, ये उसका फाइनल पोजीशन है स्टूडेंट्स, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, और ये उसकी फाइनल पोजीशन है. ये उसकी फाइनल पोजीशन है. और आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि इस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में आपको निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो कि उस मैन ने कवर किया हुआ है. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पहले से रब कर देते हैं, फिर सॉल्व कर देते हैं. ये इस तरीके से हमारा डायग्राम बन रहा है. ये है O, ये है A, दिस इज B, और फाइनली दिस इज C. दिस इज C. ओके, ये आपका ओरिजिन है जो कि इनिशियल पोजीशन कहेंगे. ये जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता है 10 किलोमीटर है स्टूडेंट्स. ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 20 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है अगेन 10 किलोमीटर. ओके, सो अब आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताइए. मेरे हिसाब से डिस्टेंस आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे. सुनिए, डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ. तो एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ अ बॉडी, तो क्या है एक्चुअल पाथ लेंथ? राइट फ्रॉम O टू A टू B एंड B टू C. सो डिस्टेंस जो होगा वो हो जाता है दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ. सो कैन वी से 10 किलोमीटर दिस प्लस 20 किलोमीटर प्लस 10 kilometer. Okay, so students, how much it is? 10 plus 20 plus 10, so it will become 40 kilometers. So distance comes to be 40 kilometer. So आपका डिस्टेंस निकल रहा है 40 किलोमीटर. अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो हमने पढ़ा है, डेफिनेशन पढ़ी है कि डिस्प्लेसमेंट होता है छोटा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता. किसके बीच का? तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा रास्ता हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. तो क्या मैं कह सकता हूं यहां से यहां और यहां से यहां, ये तो छोटा रास्ता नहीं हो सकता है. तो अगर मैंने O से डायरेक्टली C तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, O से डायरेक्टली C तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, तो ये मेरा सबसे छोटा रास्ता हो सकता है फ्रॉम O टू C, और यही मेरा डिस्प्लेसमेंट भी कहलाएगा. यही डिस्प्लेसमेंट होगा स्टूडेंट्स.
यही डिस्प्लेसमेंट भी होगा स्टूडेंट्स। अब इसे निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो आइए बड़ा सिंपल सा ज्योमेट्री यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको नीचे खींचते हैं, इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं और इसको नाम देते हैं डी। क्लियर? अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि क्या मैं बी सी डी ए एक रेक्टेंगल समझ में आ रहा है? अगर रेक्टेंगल समझ में आ रहा है तो ये और ये सेम होगा। क्या मैं बोल सकता हूं ये भी 20 किलोमीटर ही होगा यहां से यहां तक? ओके, उसी तरीके से ये क्या मैं बोल सकता हूं ये 10 किलोमीटर होगा स्टूडेंट्स, ये और ये सेम होगा डिस्टेंस। एम आई राइट और रॉन्ग स्टूडेंट? ओके, नाउ व्हेन वी से राइट एंगल, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं क्या यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है? OCD, क्या मैं बोल सकता हूं OCD एक राइट एंगल ट्रायंगल है? ये टोटल हो गया 20 किलोमीटर, यहां से यहां से यहां 20 किलोमीटर। क्या वी से OCD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल? यस। तो इस हिसाब से क्या हम ये वाली जो हाइपोटेनस, क्या मैं कह सकता हूं OC इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है? अगर OC इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है तो हमें पता है हाइपोटेनस कैसे निकाली जाती है। बाकी की जो दो साइड है उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, उसका रूट ले लेंगे। तो क्या वी से इन राइट डिस्प्लेसमेंट के लिए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट OC है हमारा, ये चीज आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स। OC is a displacement, तो can we say it is a hypotenuse? तो इस हाइपोटेनस को निकालने के लिए क्या इसे हाइपोटेनस OC, इसको मैं लिख रहा हूं हाइपोटेनस OC। तो हाइपोटेनस कैसे निकाली जाती है? तो बाकी की दो साइड्स का स्क्वायर करके उसको ऐड कर देते हैं, उसका रूट ले लेते हैं। चलो, OD का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, कैन वी से 20 का स्क्वायर। और मैं थोड़ा सा इसको इलैबोरेट कर देता हूं ताकि आपको समझे। क्या नहीं से OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर गाइस OD है हमारा स्टूडेंट 10 प्लस 10 होता है 20, तो यहां हम लोग लिख रहे हैं 20 का स्क्वायर। सिमिलरली CD इज अगेन 20, तो 20 का स्क्वायर। क्लियर? तो इसे अगर आप सॉल्व करते हो स्टूडेंट तो मुझे समझ में आता है ये हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ 20 का स्क्वायर। भाई 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ 20 स्क्वायर। अब यहां पे देखो ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो क्या मैं लिख सकता हूं इसे रूट 2 टाइम्स ऑफ 20 स्क्वायर वाली टर्म बाहर आ जाएगी। तो कैन वी से 20, सॉरी स्टूडेंट्स, इधर। सो कैन वी से इट इज 20 बाहर आ जाएगा, तो अंदर स्क्वायर है तो, और अंदर में बचेगा 2, एंड दिस इज द आंसर। यही है आपका डिस्प्लेसमेंट। इसको आप किलोमीटर में रखिए बिकॉज हमने सारे डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में रखे हुए हैं। तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ निकाल सकते हैं, डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।